पिछली क्लास में हमने उत्सर्जन तंत्र की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम जनन तंत्र पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। जनन तंत्र जनन जीवधारियों में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस क्रिया के दौरान एक जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है, यानी कि एक जीव के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है उसे जनन कहते हैं। और इस क्रिया में भाग लेने वाला जो अंगों का समूह होता है उसे जनन तंत्र कहते हैं। देखो, जनन तंत्र जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण तंत्र है। जैसे हम बात करें तो मनुष्य जो होता है उसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। और ये द्विलिंगी प्रजनन प्रक्रिया है। मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है और द्विलिंगी प्रजनन प्रक्रिया है। इसमें नर द्वारा युग्मक के रूप में शुक्राणु व मादा द्वारा युग्मक के रूप में अंड का निर्माण किया जाता है। देखो, जननांग जो होते हैं द्विलिंगी है। नर के द्वारा नर युग्मक के रूप में शुक्राणु का निर्माण और मादा द्वारा युग्मक के रूप में अंड का निर्माण जो जननांग के द्वारा किया जाता है। इसमें हम देखेंगे कि जैसे हम युग्मक कह सकते हैं, क्या इसको नर जनन कोशिका कह सकते हैं। युग्मक जनन कोशिका जनन कोशिका जैसे नर में है तो शुक्राणु और मादा जनन कोशिका है तो वो अंडाणु या अंड हम कहेंगे। ये जो लैंगिक अंगों के द्वारा लैंगिक जनन की प्रक्रिया में जो युग्मकों का निर्माण होता है, ये युग्मकों का निर्माण एक विशेष अवधि जो होती है या एक विशेष अवस्था के दौरान होता है, उसे हम यौनारंभ कहते हैं। यौनारंभ यौनारंभ का अर्थ यही है कि इस अवस्था के दौरान या इस काल के दौरान नर तथा मादा जो होते हैं उसके अंदर युग्मकों के निर्माण का जो कार्य होता है वो शुरू हो जाता है। हम यूँ कह सकते हैं कि जनन सम योग्य हो जाते हैं। जीव जो होते हैं वो जनन सम योग्य हो जाते हैं, जनन कोशिकाओं का वो निर्माण करने लग जाते हैं। यौनारंभ के अंदर लैंगिक विकास जो होते हैं, यानी कि जनन कोशिकाओं के निर्माण के साथ साथ लैंगिक परिपक्वता आती है। इसमें जनन कोशिकाओं के निर्माण के साथ साथ
लैंगिक परिपक्वता आती है। देखो, जनन कोशिकाओं के निर्माण में तो हमने ये बात कर ली है, ठीक है, लेकिन लैंगिक परिपक्वता का अर्थ है कि जो व्यक्ति या मानव के अंदर यौनारंभ प्रारंभ होता है तो उस दौरान कोशिकाओं के निर्माण के साथ ही शारीरिक अनेक परिवर्तन जो होते हैं वो दृष्टिगोचर होते हैं। जिस प्रकार वो जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम लैंगिक परिपक्वता के दौरान हुए परिवर्तन कह सकते हैं। जैसे हम बात करें तो नर में आवाज का भारी होना, आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, जननांग क्षेत्र में बाहर आना, मांसपेशियों का मजबूत होना, ये लक्षण जो होते हैं वो मानव नर के अंदर यौनारंभ या लैंगिक परिपक्वता के दौरान दृष्टिगोचर होते हैं। आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, जननांग क्षेत्र में बाल, कांख में बाल और मांसपेशियों का मजबूत होना। इसके अलावा अगर हम मादा में बात करें, मादा में आवाज का पतला होना, स्तनों का विकास, जननांग क्षेत्र में बाहर आना, ये लक्षण मादा के अंदर दिखाई देते हैं। चेहरे से बाल झड़ना, आवाज का पतला होना, महीन होना, यानी कि आवाज जो होती है वो मधुर हो जाती है, बारीक हो जाती है, स्तनों का विकास शुरू हो जाता है, जनन क्षेत्र में बाल आते हैं, चेहरे से बाल जो होते हैं वो झड़ जाते हैं। ये मादा के अंदर होने वाले जो परिवर्तन होते हैं। हम बात करें कि ये जो लैंगिक या जनन कोशिकाओं का जो निर्माण है नर और मादा में किस अवस्था से शुरू होता है और लैंगिक परिपक्वता किस अवस्था तक पूर्ण हो जाती है। देखो, मादा में 11 से 13 वर्ष की आयु में जनन कोशिका निर्माण शुरू हो जाता है। यानी कि जनन कोशिका का निर्माण हो जाता है 11 से 13 वर्ष की आयु में मादा। नर में अगर बात करें तो नर में ये जो आयु काल होता है, अवस्था होती है, वो 12 से 14 वर्ष होती है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच में क्या होता है, जनन कोशिकाओं का निर्माण शुरू हो जाता है। साथ ही क्या होता है कि मानव में
मानव में 18 से 19 वर्ष की आयु में लैंगिक परिपक्वता आ जाती, यानी पूर्ण रूप से जनन सम योग्य हो जाता है। वो 18 से 19 वर्ष का है। निर्माण शुरू हो जाता है मादा में 11 से 13 वर्ष की आयु, नर के अंदर 12 से 14 वर्ष की आयु। लेकिन पूर्ण रूप से जनन सम योग्य 18 से 19 वर्ष की आयु में पूर्ण रूप से ये क्या हो जाता है, लैंगिक परिपक्व हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो शुक्राणु और अंडाणु जो नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका, इनके संलयन से निषेचन से अगर हम बात करें देखो, नर युग्मक मादा युग्मक। नर युग्मक के तौर पर या हम यूं कह सकते हैं नर जनन कोशिका, नर जनन कोशिका। नर जनन कोशिका वो होती है शुक्राणु, मादा जनन कोशिका अंडाणु। ये जो नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका जो है, इन दोनों युग्मकों के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट बनता है। ये जाइगोट बनने की जो क्रिया होती है इसको हम निषेचन कहते हैं। निषेचन किसे कहते हैं? नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन की क्रिया जो होती है उसे निषेचन कहते हैं। इन युग्मकों के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों ही क्या होते हैं? अगुणित होते हैं, एन होते हैं, एन। ये दोनों कोशिकाएं जो होती है वो किस प्रकार की होती है? एन प्रकार की होती है। और युग्मनज जो बनता है वो 2n बनता है, द्विगुणित बनता है। इसी युग्मनज के विकास से भ्रूण का निर्माण होता है। ये युग्मनज आगे जाकर के नए जीव का निर्माण करता है। होता क्या है कि ये जो यौनारंभ जो होता है उसके दौरान जो लैंगिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, जिसका मूल कारण होता है हार्मोनों का स्त्राव। जैसे लैंगिक परिपक्वता के दौरान नर में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है। देखो, लैंगिक परिपक्वता के दौरान नर में कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही जो यौनारंभ के दौरान या लैंगिक परिपक्वता के दौरान परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन दिखाई देते हैं, वो परिवर्तन इस हार्मोन के स्त्राव के कारण होते हैं। तो मादा के अंदर हम बात करें तो मादा में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन स्त्रावित होता है। प्रश्न इस प्रकार से छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि
मानव में नर में लैंगिक हार्मोन का नाम तो टेस्टोस्टेरोन, और मादा लैंगिक हार्मोन तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो दोनों होते हैं वो मादा के अंदर लैंगिक हार्मोन है और नर के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट की हम चर्चा करेंगे तो जनन तंत्र की बात करेंगे, और जनन तंत्र में पहला जो जनन तंत्र होगा वो नर जनन तंत्र। मानव नर जनन तंत्र। देखो, मानव नर जनन तंत्र की अगर हम बात करें तो नर जनन तंत्र को प्राथमिक व द्वितीयक जनन अंगों के अंदर विभाजित किया गया। प्राथमिक जननांग व द्वितीयक जननांग। पहले हम प्राथमिक जननांग की बात करेंगे। मनुष्य में ये एक जोड़ी छोटे अंग होते हैं जो कि नर जनन कोशिका के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसे जनक अंग भी कहते हैं। जनक अंग का अर्थ है कि जनन कोशिका जो है उसके निर्माण के उत्तरदायी अंग होने के कारण से इसको जनक अंग कहा जाता है। ये एक जोड़ी मानव में पाए जाते हैं जो नर जनन कोशिका शुक्राणु जो होता है उसका निर्माण करता है। ये हमारे शरीर के बाहर, श्वसन कोश में स्थित होता है। देखो, प्राथमिक जननांग एक जोड़ी होते हैं। अच्छा, जो नर जनन कोशिका के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं ये मानव में वषण होते हैं जिन्हें जनक अंग कहते हैं। ये नर जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण करते हैं जो शरीर के बाहर वसन कोश में स्थित होते हैं। साथ ही क्या होगा, ये दो भागों से मिलकर बने होते हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि प्रथम भाग जो होता है, प्रथम भाग जनन कोशिका, प्रथम भाग जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण। और इसका दूसरा भाग जो होता है, दूसरा भाग वह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करता है। देखो, प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, प्राथमिक जननांग जो है उसके अगर बारे में हम बात करें तो प्राथमिक जननांग जो होते हैं ये एक जोड़ी होते हैं हमारे शरीर में। इनके द्वारा जनन कोशिका का निर्माण किया जाता है, इसलिए इनको जनक अंग कहा जाता है।
ये नर के अंदर वसन होते हैं जो जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण करते हैं। ये हमारे शरीर में के बाहर, शरीर के बाहर, शरीर में नहीं, शरीर के बाहर वसन कोश में स्थित होते हैं। ये दो भाग होते हैं इसके। प्रथम भाग जो होता है वो जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण करता है और दूसरा भाग टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्त्राव करता है। प्राथमिक अंग कंप्लीट। सेकंड होता है द्वितीयक जननांग। द्वितीयक जननांग में अगर हम बात करें तो प्राथमिक जननांग के अलावा जनन की क्रिया में भाग लेने वाले सभी अंग जो होते हैं वो द्वितीयक जननांग के अंदर आते हैं। और द्वितीयक जननांग के अंदर प्रथम भाग जो है उसको हम कहेंगे वसन कोश। ये एक थैली के समान अंग होते हैं जो हमारे शरीर के बाहर स्थित होते हैं। ये हमारे शरीर के बाहर स्थित होते हैं। जैसे हम बेसिकली बात करें तो शुक्राणु निर्माण जो होता है, शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो वसन कोश होते हैं वो ताप नियंत्रक अंग के तौर पर काम करते हैं। ये ताप नियंत्रण अंग के तौर पर कार्य करते हैं तथा शुक्राणु निर्माण में सहायता करते हैं। देखो, वसन कोश हमारे शरीर से बाहर स्थित होते हैं। इसमें वसन सुरक्षित रहते हैं। वसन सुरक्षित रहते हैं। वैसे हम एक बेसिक नॉलेज के लिए बात करें तो शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो शुक्राणु होता है वो हमारे शरीर के टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय हो जाता है मतलब इसका निर्माण भी नहीं होता है। तो ये जो वसन कोश होते हैं ये तापमान नियंत्रण अंग के तौर पर कार्य करते हैं। और तापमान इनका कम होता है, ये शरीर से बाहर होते हैं, इसके अंदर वसन रहेंगे तो शुक्राणु का निर्माण जो होगा उसके अंदर सहायता मिलेगी। यानी ये ताप नियंत्रण अंग के लिए तौर पर काम आते हैं, टेम्परेचर नियंत्रण करने के लिए काम आते हैं। क्यों? क्योंकि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुक्राणु क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। यहाँ का टेम्परेचर कम होता है वसन कोश का, इसलिए शुक्राणु निर्माण होता है, सुरक्षित रहता है। द्वितीयक जननांग में दूसरे अंग की हम अगर बात करें तो दूसरा अंग है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी वह नलिका जो वसन
द्वारा निर्मित शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य यानी कि ये शुक्रवाहिनी जो है ये वो नली है जो वसन से क्या करेंगे, जो निर्मित शुक्राणु होंगे उन शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। शुक्रवाहिनी मूत्रवाहिनी के साथ संयुक्त नली बनाते हैं, संयुक्त नली बनाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये शुक्राशय के साथ भाग मिलकर स्क्लान वाहिनी का निर्माण करते हैं। देखो शुक्रवाहिनी ये वह नली है जो वसन से निर्मित जो शुक्राणु है उनको शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करेगी। और दूसरी बात में हम करें तो शुक्रवाहिनी मूत्रवाहिनी के साथ में संयुक्त होकर के नली बनाती है, मतलब कि मूत्र और शुक्राणु दोनों एक ही मार्ग से होकर के गुजरते हैं। तीसरी अगर इसकी इम्पोर्टेंट हम बात करें तो ये शुक्राशय के साथ में मिलकर के स्क्लान वाहिनी का निर्माण करती है। तीसरे सेकेंडरी अंग की हम बात करें तो वो होता है शुक्राशय। शुक्राशय एक थैली के समान अंग होता है, थैली के समान अंग है जो शुक्राणु का संग्रहण या भंडारण करने के काम ये थैली के समान अंग है जो शुक्राणु का भंडारण करने के काम आता है। तो शुक्राणु यहाँ आकर के एकत्रित होते हैं। साथ ही ये एक तरल पदार्थ का निर्माण है। शुक्राशय जो है ये एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है। ये तरल वीर्य निर्माण में सहायक है तथा शुक्राणु को गति व ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अंग के द्वारा निर्मित तरल पदार्थ जो वीर्य निर्माण, शुक्राणु की गति और एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करने के काम आता है।
तो वो शुक्राशय द्वारा निर्मित तरल है, जो कि वीर्य के निर्माण में शुक्राणु की गति और शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। चौथा अंग जो होता है वो है प्रोटेस्ट ग्रंथि। ये एक बहिस्रावी ग्रंथि है। जैसे हमने अंतःस्रावी बहिस्रावी ग्रंथियां पढ़ी थी ना, उस प्रकार से ये क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि है, जो कि एक तरल पदार्थ का स्त्राव करती है। वो तरल जो होता है वीर्य का एक भाग बनाता है। इसके द्वारा स्त्रावित तरल वीर्य का भाग बना तथा शुक्राणु को गति प्रदान करने में सहायक है। देखो प्रोटेस्ट ग्रंथ ये एक बहिस्रावी ग्रंथि है, जो अखरोट के आकार की होती है। अखरोट के आकार की होती है तथा इसके द्वारा एक तरल का स्त्राव होता है। वो तरल जो होता है वीर्य का भाग बनाता है, शुक्राणु को गति प्रदान में। देखो इसमें शुक्राशय द्वारा निर्मित जो बनने वाला जो तरल है वो वीर्य निर्माण में सहायक है। शुक्राणु की गति और एनर्जी, गति और ऊर्जा दोनों में है, तो वो शुक्राशय से स्त्रावित है। और सिर्फ गति, ये एनर्जी प्रदान नहीं करता है, शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, सिर्फ गति प्रदान करता है। तो वो कौन सा है, प्रोटेस्ट ग्रंथि द्वारा स्त्रावित तरल पदार्थ है। देखो द्वितीयक सेकेंडरी के अंदर हमने पहला वसन कोष पढ़ा है, जिसके अंदर वसन स्थित होते हैं, वो हमारे शरीर से बाहर स्थित होता है, ताप नियंत्रक अंग के तौर पर कार्य करता है, क्योंकि शुक्राणु जो होते हैं वो हमारे शरीर के टेम्परेचर पर निष्क्रिय होते हैं। दूसरी संरचना जो है द्वितीयक अंग में अंग है, जो शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। और ये शुक्रवाहिनी मूत्रवाहिनी के साथ में क्या करती है, संयुक्त नली बनाती है। साथ ही शुक्राशय के साथ में मिलकर के स्क्लन वाहिनी जो है उसका निर्माण करती है। शुक्राशय थैली के समान अंग है, जो शुक्राणु को क्या करता है, एकत्रित करता है, भंडारित करता है। साथ ही तरल पदार्थ का निर्माण करता है, जो वीर्य निर्माण में सहायक होता है। और साथ साथ क्या होता है, शुक्राणु को गति और ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है, बहिस्रावी ग्रंथि होती है। इसका आकार अखरोट के समान होता है और इसके द्वारा एक तरल पदार्थ का स्त्राव किया जाता है, जो कि शुक्राणु को गति प्रदान करने में और वीर्य के एक भाग बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट अंग की हम बात करेंगे तो वो है मूत्र मार्ग। पांचवा पार्ट जो है वो है मूत्र मार्ग। ये एक पेशीय नली है, जो कि
मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी के साथ मिलकर एक वाहिका के समान संरचना आती है, जिससे मूत्र व वीर्य दोनों विसर्जित किए जाते हैं। ये एक पेशीय नली है जो मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी के साथ में मिलकर के एक वाहिका के समान संरचना बनाती है, जो श्वसन से होकर के गुजरती है। ये मूत्र और वीर्य दोनों को विसर्जित करने के काम आती है। नेक्स्ट अंग जो होता है श्वसन। ये एक बेलनाकार अंग है जो उदर गुहा के बाहर श्वसन कोश बीच स्थित होता है। ये एक उत्तेजनशील मेथुनांग है। सामान्य अवस्था में ये मूत्र विसर्जन के काम आता है, लेकिन उन्नत अवस्था में ये शुक्राणु को मादा जननांग में पहुंचाने के काम आता है। देखो, अगर हम श्वसन की बात करें तो ये बेलनाकार अंग है जो उदर गुहा के बाद श्वसन कोश के बीच में स्थित होता है। श्वसन कोश जो हमने प्रथम में पढ़ लिया है, ये उत्तेजनशील मेथुनांग है, यानी कि मादा और नर जनन कोशिकाएं हैं, उनको संलयन करवा मिलाने का कार्य करने वाला अंग है, उत्तेजनशील अंग है। सामान्य अवस्था में ये मूत्र विसर्जन के काम आता है, लेकिन उन्नत अवस्था में ये शुक्राणु को मादा जननांग तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये द्वितीय के अंदर 5 अंग, श्वसन कोश, उसके बाद हमने पढ़ा है शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, शुक्राशय के बाद प्रोटेस्ट ग्रंथि, प्रोटेस्ट के मूत्रमार्ग और श्वसन, जो कि सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है
और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर हमने टेस्टिस या वसन जो बताया।